Achievers. Hi, today we are starting with chapter 3 of class 11 psychology, that is the basis of human behavior. This chapter is more like a combination of biology and psychology. क्लास 11 के चैप्टर 1 में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें हमने ये डिस्कशन किया था साइकोलॉजी इज लाइक साइंस, और साइकोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. देन व्हाई नॉट बायोलॉजी? सो दिस चैप्टर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट सिचुएशन विच वी टॉक्ड इन चैप्टर नंबर 1 कि बायोलॉजी से साइकोलॉजी कैसे कनेक्टेड है. आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे दे आर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स. तो ये चैप्टर जो है साइकोलॉजी को बायोलॉजी से कनेक्ट करता है और हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर होंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो बेसिस हैं वो साइकोलॉजी में रीड किए जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं. इस चैप्टर में हम ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस, कैसे फंक्शनिंग होती है ह्यूमन ब्रेन की और किस तरह से बिहेवियर जो है वो रीड किया जाता है. तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर. दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नो कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से बहुत डिफर करता है और वो जो डिफरेंस होता है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जा सकता है. ये जो डिफरेंस ह्यूमंस में होता है ये इनके एनवायरनमेंट से आता है और साथ ही साथ इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं. आपने ये चीज नोटिस की है कि जो हम होते हैं वो हमारे पेरेंट्स के जेनेटिक फैक्टर्स हमारे अंदर आते हैं. उसके अलावा हम अपने एनवायरनमेंट में रहकर जिस तरह से ग्रो करते हैं, जो कुछ सीखते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे ह्यूमन फंक्शनिंग के अंदर नजर आने लगता है. राइट? दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं विच डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक ही वैरायटी के जो स्पीशीज है वो भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट करते हैं. बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो कुछ भी स्पीशीज जो आज हैं ये हमेशा पहले से ऐसे नहीं थे. मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये इतने चेंजेस जो है वो ऑर्गेनिजम्स में हम देख सकते हैं, नोटिस करते हैं, या फिर ह्यूमन बिहेवियर में भी हम नोटिस करते हैं. जो ह्यूमन बीइंग है वो भी ओवर 2 lakhs ऑफ ईयर्स के बाद एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होते होते आज जो है वो बहुत अपने डिफरेंट फॉर्म में है. अगर हम बात करें कि इवोल्यूशन क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि Evolution refers to gradual and orderly biological changes that result in a species from their pre-existing forms in response to the changing adaptational demands of their environment. Physiological as well as behavioral changes that occur due to the evolutionary process are so slow that they become visible after hundreds of generations. सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद हम जो है वो स्पीशीज में डिफरेंस देखते हैं या हम नोटिस करते हैं. जो बायोलॉजिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को, फिजियोलॉजिस्ट है उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है. तो इस तरह से जो इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ले लेता है होने में, और इसके बाद हम उसमें डिफरेंसेस देखते हैं. देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग जो हमें हमारे एंसेस्टर्स से डिफरेंशिएट करते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके एक्सप्लेन करते चलते हैं आपको. The first one is a bigger and developed brain with increased capacity for cognitive behaviors like perception, memory, reasoning, problem solving and use of language for communication. जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है, बिगर होता है, और ये एक स्पेशल चीज है ह्यूमन बीइंग के पास जो और स्पीशीज में उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के पास होती है. हम जो है वो कॉग्निटिव लेवल पर अगर जाकर देखें तो हम जिस तरह से थिंक कर सकते हैं, परसेप्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं चीजों को, ये ह्यूमन बीइंग्स में ही पाया जाता है और किसी भी स्पीशीज में हम इस तरह से डिफरेंस नहीं देखते हैं. सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें दैट इज एबिलिटी टू वर्क अपराइट ऑन 2 legs एंड थर्ड इज a free hand with a workable opposing thumb. ये फीचर्स जो है वो हमारे साथ सैकड़ों सालों से हैं, बहुत सालों से, हजारों सालों से हम इनको यूज करते आ रहे हैं. ह्यूमन बीइंग की फंक्शनिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, जिस तरह से हमारा जो बिहेवियर होता है ब्रेन के को जो फॉलो करता है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसकी स्टडी साइकोलॉजी में की जाती है विच सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट इन जनरल. ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसी भी स्पीशीज के कंपैरिजन में इसलिए भी है क्योंकि वी हैव गॉट अ लार्ज एंड अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन. दैट ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड इज एविडेंस्ड बाय 2 facts. Firstly, the weight of the brain is about 2.35% of the total body weight and it is the highest among all the species. And secondly, the human cerebrum is more evolved than other parts of the brain.
तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो ये सभी स्पीशीज में देखा जाता है, बट सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, बिकॉज ह्यूमन बींग जो है वो एनवायरमेंट से सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरमेंटल डिमांड्स की वजह से ही सबसे ज्यादा जो है वो इवोल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो फाइंडिंग फूड वाज वन ऑफ द थिंग ह्यूमन में जो सबसे ज्यादा इवोल्यूशन लाया। जब अपने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बींग्स या कोई भी स्पीशीज जो है अपने लिए फाइट करते हैं, देन दे डू चेंज, द इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, इट हैपेंस। एनवायरमेंटल डिमांड लीड्स टू बायोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से हमने बात करी कि हाउ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव क्या है ह्यूमन बींग्स का, स्पेशली ह्यूमन बींग्स का, बिकॉज हम यहाँ पे ब्रेन की बात करेंगे, तो इस टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर किया। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल एंड कल्चरल रूट्स की। वी ह्यूमन बींग्स डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल रूट्स, बट ऑल्सो हम कल्चरल रूट्स पर भी अगर बात करें तो हम एक दूसरे से डिफर करते हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ का हम जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, वो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आप देख सकते हैं, आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि गांव में रहने वाले बच्चे या सिटी में रहने वाले या मेट्रो सिटीज में रहने वाले बच्चे जो होते हैं, उन सब में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो भी उसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो कल्चरल रूट से किस तरह कनेक्टेड है, ये हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे जो कल्चरल रूट्स होते हैं, दे प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ वेराइटी एंड अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो अप एंड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। इस तरह से हम बहुत सारी सिचुएशन से डील करना सीखते हैं और हमारे माइंड का जो है वो डेवलपमेंट होता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल बिहेवियर है वो कल्चरल रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जिस तरह से हम ग्रो करते हैं धीरे धीरे ओवर द इयर्स, वी नोटिस दिस थिंग, वी सी दिस थिंग, कि किस तरह से जो हमारा ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो बेटर होती जाती है। और इसके अलावा हमारे जो बायोलॉजिकल रूट्स हैं, दैट इज कि जो हमें अपने पेरेंट्स से जीन्स मिलते हैं, वो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट अपना प्ले करते हैं। सो वी डिस्कस्ड, वी डिड अ स्मॉल ब्रीफिंग ऑफ द चैप्टर। आगे इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ ही कल्चरल रूट बायोलॉजिकल रूट से किस तरह कनेक्टेड है इसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। So this was all about for today, and subscribe to our channel for more such stuff of class 11 psychology. We'll be keep in touch with you and stay connected, keep watching, do subscribe to our channel. Thank you so much. Bye bye.